वाले हैं और वक्त है 6 के सिक्सर का। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार की सबसे महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, देश विदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की जानकारी देंगे, कारोबार और बाजार का भाव बताएंगे, खेल से जुड़ी जानकारी भी देंगे और मनोरंजन की खबरों से आपका मनोरंजन भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे महत्वपूर्ण खबर से। तेजस्वी यादव ने पटना में 5 देश रत्न मार्ग बंगला खाली कर दिया है और इस बंगले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहेंगे। इसी बंगले को खाली करने के बाद अब इसकी हालत को लेकर कई सवाल सम्राट चौधरी के सहयोगी की ओर से लगाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम के सहयोगी शत्रुघ्न की माने तो बंगले की हालत बेहद खराब है। बंगले से सोफा सेट भी ले जाया गया। वहीं उन्होंने बंगले में लगे एसी खोले जाने के साथ ही गमले भी ठेले पर लाद कर ले जाने के आरोप लगाए हैं। अभी तक देश रत्न रोड बंगले को लेकर भवन निर्माण विभाग की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है। तो देश रत्न रोड का यह बंगला तस्वीर भी हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोफे की हालत बेहद खराब है। सोफे की हालत खराब बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सोफे को साथ ले जाया गया है। कमरे का एसी भी खोला गया है। इसके अलावा जो गमले थे उनको भी ठेले पर लाद कर ले जाया गया है। 2 तस्वीरों के जरिए किस तरह से यह पूरा भवन था और अब कैसा दिख रहा है वो समझाने की कोशिश करते हैं। ऑफिस की हालत भी खराब बताई जा रही है और 3 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए किस तरह से चीजें टूटी फूटी नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है और तीसरी तस्वीर एसी को भी साथ ले जाने का दावा किया जा रहा है, उससे खोले जाने का दावा किया जा रहा है। इस प्रकार से जो सरकारी संपत्तियां थी, सरकारी आवास खाली करने के बाद जो तेजस्वी यादव जी हैं उन्होंने सारी की सारी जो सरकारी संपत्तियां थी उसको ले जाने का काम किया है। तेजस्वी यादव की जो परवरिश हुई है, जो उनकी प्रवृत्ति है, जो उनकी सोच है राष्ट्रीय जनता दल की, वो इस प्रकार की है कि सरकारी संपत्ति को लूटना, उसी का मुजाहिरा तेजस्वी यादव जी ने किया है। देखिए यहाँ पर सब हम लोग पहले मोदी जी के साथ आए थे। मेन बिल्डिंग में 2 हाइड्रोलिक पलंग था और आप लोग सब थे, सारे मीडिया वाला के साथ प्रवेश किए थे। हाइड्रोलिक पलंग सभी लोग देखे थे, मीडिया पर भी चला था। वो 2 पलंग गायब है। सोफा सेट जो है सारा गायब है, जाकर के देख लीजिए। वो कबाड़ी के यहाँ से ला करके रख दिए हैं, वो देखने का चीज़ है। और सोफा सेट सारा गायब है। देखिए स्पॉट वहाँ पर, वो देखिए एसी खत्म है, वो देखिए एसी खत्म है। एक भी कुर्सी देख लीजिए नहीं है। सम्राट चौधरी के निजी सहायक ने आरोप लगाया है कि बंगले से कई जरूरी सामान गायब है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि इस मामले में अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। पूरे मामले की जांच करने और सामान के मिलान के बाद ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी तो चूंकि तुरंत बांग्ला अलॉट किया गया है, वो खाली किए हैं। ये सतत प्रक्रिया होती है। कोई अगर बंगला खाली करता है तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको सारे सामान को मिलान करते हैं और अगले को भी देते हैं तो उसका मिलान करते हैं। तो अभी मिलान की प्रक्रिया चल रही है और अगर कुछ ऐसा होगा तो उस पर विधिवत जो होता है उस विधि सम्मत जो भी विधि सम्मत निर्देश दिया जाएगा। और ऐसा हमको नहीं लगता, मान लीजिए कि अभी पूरा मिलान नहीं हुआ है, मिलान होने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या स्थिति है। और तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने और कई सामान गायब होने की खबर पर सियासत जारी है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। गायब होता था, कुछ और गायब होता था, पशुओं का चारा गायब होता था और बिल्डिंग में से थोड़ा सामान भी गायब हो गया, कुछ भी सोफा पलंग थी। कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। और गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एसआर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एसआर लोगों पर हमले कर रहा है। हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बैकुंठपुर प्रखंड में एसआर से दहशत फैल गई है। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एसआर लोगों पर हमले कर रहा है। हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बैकुंठपुर प्रखंड में
सियार से दहशत है, 25 से ज्यादा लोगों पर हमले किए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से आपको बता रहे हैं। और शेखपुरा के सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। साथ ही बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर के फायदे भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने सरकारी भवन में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने को लेकर सवाल उठाए थे। डीएम ने भी लोगों से जागरूकता की अपील करते हुए अफवाहों से सावधान रहने की अपील की। सरकारी क्वार्टर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का जायजा लिया है संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। मीटर लगेगा, मीटर लगने के बाद आपको मैसेज आएगा रिचार्ज करने के लिए। उसके बाद रिचार्ज करना है 3 दिन के अंदर में रिचार्ज कर लीजिएगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी पुराना में और नए में कोई अंतर इस तरह की बात है? नहीं, वैसा अफवाह सिर्फ है, कोई अंतर है नहीं। इंस्टॉल कराना आसान है, कोई भी हमारा जो है एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इसको लगवाने में। इसके साथ साथ सरकार जो है इसमें बहुत तरह का रिबेट दे रही है। 3% का टोटल जो है इंसेंटिव है हमारा रिचार्ज कराने के बाद। तो इसलिए जो है ये अफवाहों को, भ्रांतियों को ख़त्म करने के लिए, ताकि स्मार्ट प्रीपेड हमारा जो है हर घर में लग जाए। और नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्र में माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। पटना के बांसघाट स्थित काली मंदिर में नवरात्र के दौरान खास तौर से माता के भक्त आते हैं। यहां मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर को शमशान काली के नाम से भी जाना जाता है। बात लॉ एंड ऑर्डर की लेकर चलते हैं आपको पूर्णिया, जहां कुख्यात 3 लाख के इनामी डकैत बाबर एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अमौर थाने से थोड़ी दूरी पर बाबर का एनकाउंटर किया है। मामले की सूचना मिलने पर एसपी कार्तिकेय शर्मा पहुंच गए। एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबर बिहार के कई जिलों के साथ साथ बंगाल और यूपी में कई डकैती की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बाबर पर कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज थे। खबर गढ़वा से, जहां मेराल थाना क्षेत्र के बाना गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की है, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ सड़क पर जाम कर दिया। सूचना मिलते ही बीडीओ आगो महतो, एसपी दीपक कुमार पांडे घटनास्थल पर पहुंचे। उग्र ग्रामीणों से बात की और आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मेराल थाना का पेट्रोलिंग गाड़ी यहाँ आया था। वो पब्लिक के साथ में किसी बात को लेकर के कुछ भगझक हो गया था, तो उसी में ये बाना महुआ का कुछ लोग जो है सड़क जाम कर दिए थे। और सड़क जाम करने के उपरांत फिर थाना से बाकी फोर्स आया, ऑफिसर इंचार्ज थाना प्रभारी सारे लोग आए। तो वो लोग समझा बुझा रहे थे। उसी दौरान कुछ कंफ्यूजन हुआ है, जिसके कारण पब्लिक और उग्र हो गई, थोड़ा सा पथराव वगैरह भी कर दिया। और अब बात देश विदेश की। देश विदेश में सबसे पहले बात झारखंड की। गुमला में मैया सम्मान यात्रा के दौरान कल्पना सोरेन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं घर पर भी संभाल सकती हैं और रण भी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ पीआईएल दायर कराने वालों को भी कल्पना सोरेन ने निशाने पर लिया। तो आपको जानते ही है, नियोजन नीति हम लोगों ने विधानसभा से पारित करवाया, सरना धर्म कोड हम लोगों ने कराया, मैया सम्मान हम करा रहे हैं। हम कुछ भी अगर झारखंडी योजना लाते हैं या नीतियां लगाने की बात करते हैं, योजना की बात करते हैं, इनको परेशानी इतनी होती है कि कहीं न कहीं इनको तकलीफ है। झारखंड की आधी आबादी इनको खुशहाल इनको नजर नहीं आना चाहिए। अगर ये मैं तो बताई स्टेट से कि 5 साल ये लोग बताते हैं कि हम झारखंड में ऐसी पहली सरकार है जो 5 साल पूरे किए हैं लगातार। अगर आपने 5 साल पूरे किए तो हमारी आधी आबादी को आप कैसे भूल सकते हैं। हम वो आधी आबादी हैं जो घर भी संभालती हैं और रण भी संभालती हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। झारखंड चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई। जेपी नड्डा के आवास पर मंथन होगा। झारखंड बीजेपी के नेताओं की यह बैठक, जेपी नड्डा और अमित शाह इसमें शामिल होंगे। झारखंड बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। सीटों और प्रत्याशियों पर भी चर्चा होगी।
तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जेपी नड्डा के आवास पर महामंथन होगा। झारखंड बीजेपी के नेताओं की यह बैठक होगी। जेपी नड्डा और अमित शाह इसमें शामिल होंगे। झारखंड बीजेपी के कई बड़े चेहरे इस बैठक में आपको नजर आएंगे। चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। सीटों और प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव की डुगडुगी कभी भी बन सकती है और उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है, समय क्या रखा गया है इसका? देखिए, थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं जेपी नड्डा के आवास पर और उनके साथ दोनों केंद्रीय मंत्री जो झारखंड से हैं, संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी, वो दोनों पहुंचे हैं। दीपक प्रकाश पहुंचे हैं, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू पहुंचे हैं। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी, जो कि झारखंड बीजेपी अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बावरी और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, दोनों पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बैठक है झारखंड को लेकर के। बीजेपी पूरी तरह से झारखंड को लेकर के इलेक्शन मोड में आ चुकी है और नवरात्र चल रहा है। नवरात्र की शुभ घड़ी में बीजेपी इसको नई धार देना चाहती है और बीजेपी की पूरी कवायद है कि जल्द से जल्द नवरात्र के बीच या नवरात्र खत्म होते ही सीटों का ऐलान किया जाए। और इस बीच में बीजेपी की तरफ से जो रांची में कई दौर की बैठक हुई है और उसके बाद कई नाम दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली आने के बाद यहाँ पर ये मंथन हो रहा है अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में, आलाकमान के साथ में, जिसमें झारखंड बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। और यहाँ से जो नामों पर मुहर लगेगी, उसके बाद जब केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक होगी, उस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मुहर लगती है। उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है। उसके पहले ये जो अपनी कवायद चलती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले, वो कवायद चल रही है। बीजेपी पूरी तरह से हर एंगल से देखना चाहती है कि कैंडिडेट को सोच समझकर उतारना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी की तरफ से ये बड़ी बैठक हो रही है और जेपी नड्डा के आवास पर इस समय बैठक शुरू हो गई है। जी अमितेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में बड़ी बैठक की। बैठक में अमित शाह ने कहा कि साल 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हिंसा और हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की। अमित शाह ने कहा है कि नक्सली पुनर्वास योजना का लाभ उठाकर देश के विकास में अपना योगदान दें। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि, गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी समेत गृह मंत्रालय के भी अधिकारी शामिल हुए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और बिहार के डीजीपी आलोक राज समेत कई अधिकारी शामिल हुए। नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, वो सत्य अब प्रस्तापित हो चुका है। मित्रों, पिछले वर्ष हुई बैठक में दिए गए सुझावों पर हमने कई बदलाव और कई नए प्रावधान किए हैं और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी ने बहुत सारी योजनाओं के लिए बताया है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना एसआरई जो है 2004 से 14 में 1180 करोड़ रुपया खर्च किया जाता था और 14 से 24 में हमने 3006 करोड़ रुपया खर्च किया है, करीब करीब 3 गुना बढ़ाया है। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइशू भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान मोइशू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हैदराबाद हाउस में मुलाकात की है। साथ ही मोहम्मद मोइशू ने राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइशू का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान मोइशू ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जो भारत की सुरक्षा को कमजोर करता हो। भारत मालदीव का एक
मूल्यवान भागीदार और मित्र है और हमारे संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों पर बने हैं। जबकि हम विभिन्न क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ अपना सहयोग बढ़ाते हैं। हम बने रहेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे कार्यों से हमारे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता से समझौता ना हो। और अब बात बाजार के भाव की। टमाटर की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज से सरकार सस्ते दाम पर टमाटर बेचेगी। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और सफल के आउटलेट्स के जरिए दिल्ली और आसपास के शहरों में 65 किलो प्रति किलो की दर से टमाटर बेचे जाएंगे। त्योहारों के सीजन शुरू होने के बाद से ही सब्जियों के भाव में काफी उछाल आया है। सब्जियों के बढ़ते दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे में सस्ते दामों पर टमाटर बेचने से लोगों को राहत मिलेगी। और बात खेल की। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने ग्वालियर में खेले गए मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने पहले T20 मैच में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही क्षेत्रों में अपना कमाल का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दूसरा मैच 9 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। बात फिल्म जगत की। सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों के बीच सिंघम अगेन चर्चाओं में बन गई है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ साथ दमदार डायलॉग्स भी हैं। लगभग 5 मिनट लंबे इस ट्रेलर को देखकर लगता है कि फिल्म की कहानी रामायण से प्रेरित है। यह फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसकी रिलीज का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर जारी हुई अधिसूचना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों के लिए आवेदन आएंगे। ACSS सिद्धार्थ ने अधिसूचना जारी की है। जल्द ही इस शिक्षा कोष पर आवेदन आ जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से बता रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।